हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th। ठीक है, सो इससे पहले हमने थर्ड चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था। अब देखो, आज जो बात करेंगे दैट इज़ अबाउट द पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जब बात होती है पोस्ट मॉडर्न्स की, तो मतलब जो टाइम पीरियड रहेगा आपका दैट इज़ गोइंग टू बी अराउंड 187 BCE टू 247 AD। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी हिस्ट्री में पढ़ रखी होती हैं, तो यहाँ पे सिर्फ अभी टाइम देखेंगे। 187 BCE से लेके 247 AD तक आपको टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। BCE टू 247। अब इसके इर्द गिर्द ही हम घूमेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल चैप्टर है, सो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी। एनीवेज, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड सेंचुरी BCE के बाद में स्टोरी शुरू होती है, जब मौर्यन एम्पायर बहुत ज़्यादा वास्ट हो रखा था। मोस्ट ऑफ द इंडिया का जो पार्ट था वो मौर्यंस के अंडर था। उसके बाद हम देखते हैं शुंगास आते हैं, कन्वास, कुषाण्स, गुप्तास, ये सारे मौर्यंस के बाद आने शुरू होते हैं। तभी तो पोस्ट मौर्यन बोला ना। शुंगास देखते हैं, उसमें कन्वास देखते हैं, कुषाण्स देखते हैं, सतवाहनास भी आते हैं बाद में, और उसके बाद गुप्तास भी हम देखते हैं। तो नॉर्थ वाले हिस्से में ये सारे लोग इमर्ज कर रहे थे। जो सतवाहनास थे सेंट्रल इंडिया में आते हैं, इक्ष्वाकुज, अभीराज, वाकाटकाज ये सदर्न पार्ट में आते हैं, और वेस्टर्न इंडिया के अंदर आते हैं। अब पूरे इंसिडेंट्स को देख के हम देखते हैं कि ब्राह्मणिकल सेक्ट्स का भी राइज होने लगता है। पहले हम देख रहे थे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पे ज़्यादा एम्फेसिस था। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं था, वो एनिमल वर्शिप वगैरह में ज़्यादा फोकस किया करते थे। वैदिक काल में भी कुछ सेम ही रहता है। और उसके बाद सडनली जब वैदिक काल के टाइम पे हम देखते हैं कि जो ब्राह्मणिकल रिचुअल्स थे, सेक्ट थे, वो ज़्यादा इमर्ज होने लगते हैं, और जिस वजह से जो बाकी लोग हुआ करते थे उनको इन्फीरियर माना जाता था। तो उसके बाद इमर्ज हुआ था बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। तो अभी क्या होगा, दोबारा से आज के लेक्चर में हम देखेंगे किस तरह से जो ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस है वो हमें इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। कौन कौन से सेक्ट, जैसे कि वैष्णव और शैवा। बहुत सारी ऐसी साइट्स मिलेंगी जहाँ पे हमें ब्राह्मणिकल जो इमेजेस हैं वो देखने को मिल जाएंगी। सेंचुरी बैक यानी कि बहुत पुरानी पुरानी होंगी। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे ले रखे हैं कि कौन कौन सी जगह पे हमें फाइनेस्ट स्कल्पचर मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए इमेज देखो, ये कितने सुंदर तरीके से बनाई गई है। सो दैट्स वाई दे आर सेइंग कि बहुत ज़्यादा फाइन स्कल्पचरिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कहाँ कहाँ पे? विदिशा में, भरूच में विच इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, बोध गया जहाँ पे आप देखोगे लोकेशन है ये बिहार के अंदर, जग्यापेटा आंध्र प्रदेश के अंदर है, मथुरा उत्तर प्रदेश में है, खंडगिरी उदयगिरी ये उड़ीसा के अंदर है। अब देखो, ये खंडगिरी उदयगिरी है ना, ये हमेशा इकट्ठे आएंगे बिकॉज एक और केव आती है जिसका नाम अकेला क्या है, उदयगिरी। उदयगिरी आपको मध्य प्रदेश के अंदर मिलती है। ठीक है, तो ये जगह याद रखना। जबकि खंडगिरी और उदयगिरी इकट्ठी बात करी जाएगी तो उड़ीसा आएगा। वैसे ही भजा भी आती है, पुणे के पास में है। पावनी ये नागपुर के पास में है। दोनों ही कहाँ पे आ जाएंगे? महाराष्ट्र के अंदर। सबसे पहले डिस्कशन करेंगे भरूच के बारे में। अब भरूच स्कल्पचर की जब बात करते हैं ना, तो यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर मिलता है यक्ष और यक्षिणी का। किसी ने अगर लास्ट लेक्चर देखा था तो यक्षिणी की हमने पिक्चर देखी थी। वहाँ पे उसको गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी भी माना गया है। काफ़ी लंबा स्टैच्यू है। एक राइट हैंड में उन्होंने चौरी उठाई हुई थी, जिसको फायर विस्प भी बोलते हैं। ठीक है, फायर विस्प, चौरी बोलते हैं बेसिकली, चौरी। ठीक है, हिंदी में, संस्कृत में आप जो भी बोल सकते हो, चौरी बोलते हैं। तो ये हम देख चुके थे, तो वही एग्जाम्पल से शुरू किया कि भरूच स्कल्पचर्स की अगर बात करें तो यक्ष और यक्षिणी की आपको मॉडर्न पीरियड में मिले थे। ठीक है, और इनका जो वॉल्यूम था वो काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो इमेज टिक थी वो पिक्चर प्लेन में थी। ठीक है, अब ये जो रिलीफ पैनल्स थे इनके, वो हमें ये चीज़ बताते थे कि 3 डायमेंशनलिटी भी आ चुकी थी उस टाइम पे। मतलब अब वैसे मूर्तियाँ बनाई जाने लगी, वैसे स्कल्पचर्स बनाए जाने लगे जो कि ह्यूमन बींग्स की तरह दिखने लगे। ठीक है, प्रॉपर हाइट वगैरह, जो फेस का रेशो है, नेक का रेशो है, आपके ये जो नीचे स्टमक एब्डोमेन वाला जो हिस्सा है वो सेम सेम दिखने लगे। मतलब ऐसे लगेगा कि इंसान ही खड़ा हुआ है सभी में। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आप देखोगे उस टाइम पे आ गई। अब भरूच के अंदर अगर देखें, कुछ नैरेटिव पैनल्स ये बताते हैं कि कैरेक्टर्स कम दिखाए जाते थे एट दैट टाइम, प्रोग्रेसेस अपार्ट फ्रॉम द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी। तो मतलब एक स्टोरी भी प्रिडिक्ट करी जाती थी, और जो एक कैरेक्टर हुआ करता था उसको ज़्यादा फोकस करके दिखाया जाता था। कई बार आप देखोगे कि
पिक्चर्स के अंदर स्पेस भी आने लगा। पहले हम देख रहे थे ना कि पिक्चर्स के अंदर जहाँ पे स्पेस रह जाता था वहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रॉ कर देते थे। यहाँ पे अब देखेंगे कि जो स्पेस है उसको एज इट इज़ छोड़ दिया जाएगा, भरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। और एक ही सिंगल इवेंट जो है वो दिखाया जाएगा एट अ सर्टेन प्लेस। अब बोला गया कि काफ़ी ज़्यादा जो अवेलेबल स्पेस था उसको यूटिलाइज़ किया गया टू द मैक्सिमम बाय स्कल्प्टर्स, और फोल्डेड हैंड इन द नरेटिव एज वेल एज सिंगल फिगर्स ऑफ यक्षा एंड यक्षिनीज आर शोन फ्लैट क्लिंजिंग टू द चेस्ट। जैसे कि साइड में भी आप देख सकते हो यक्षिणी की पिक्चर दिखाई गई है। मेन कैरेक्टर काफ़ी अच्छे से दिखाया, जो खाली बच गया उसमें पेड़ वगैरह दिखा दिए, ठीक है। सो अब देखोगे आप कार्विंग देखो इनकी किस लेवल की है, कितने अच्छे से इन्होंने स्टोन्स को कार्व करा हुआ है। सो यहाँ पे अब देखोगे आप कि सारी चीज़ें इम्प्रूव होती चलेंगी। अब ऐसे एग्जाम्पल से हमें पता लगता है कि जो आर्टिसंस थे वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड थे और उनको कार्विंग के सारे मेथड्स के बारे में पता था। इनिशियली जो ड्रेस हुआ करती थी, ड्रेसिंग द सरफेस स्टोन स्लैब्स अपीयर एज द मेन कंसर्न। पहले ये जो कार्विंग थी ना, यही एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि ऐसी ड्राइंग करेंगे कैसे, ठीक है, कार्विंग करेंगे कैसे। ड्राइंग तो इजी होगी ना, कार्विंग तो टफ होती है, ऊपर से पत्थरों के ऊपर, ठीक है। सो ह्यूमन फॉर्म, बाद में ह्यूमन बॉडी और अदर फॉर्म्स को स्कल्प कर दिया गया। पहले सोचा जा रहा था, बाद में स्कल्पचर शुरू हो गए इनके। ड्यू टू शैलो कार्विंग ऑफ द पिक्चर सरफेस प्रोजेक्शन ऑफ हैंड एंड फीट वॉज नॉट पॉसिबल। हैंड और फीट की जो प्रोजेक्शन हुआ करती थी वो ज़्यादा पॉसिबल नहीं थी। हैंस जो फोल्डेड हैंड दिखा दिए जाते थे और जो फीट होते थे उनकी ऑकवर्ड पोजीशन दिखा दी जाती थी। ये देखो, कभी भी सामने को नहीं होंगे फीट, उनको साइड को बना दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोजेक्शन जो थी वो ठीक से नहीं आ पाती थी, दैट्स व्हाई। तो जनरल स्टिफनेस रहा करती थी बॉडी एंड आर्म्स में, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हुआ, जो विजुअल अपीयरेंस थी उसको मॉडिफाई कर दिया गया, चेंज कर दिया गया बाय मेकिंग इमेजेस विद डीप कार्विंग। अब कार्विंग जो थी ऊपरी स्तर पे नहीं थी, बिल्कुल डीप डेप्थ पे जाके वो कार्विंग करने लगे। प्रोनाउंस्ड वॉल्यूम एंड वेरी नेचुरलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज़। अब जैसे आपको जब स्कल्पचर मिलते हैं बहरूत में, बोध गया, सांची स्तूप 2, 3 आएंगे बेसिकली, तो देन जग्गियापेटा आर गुड एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे सांची स्तूप 2 की बात करिए कि यहाँ पे डीप कार्विंग का कॉन्सेप्ट आप देखोगे, जो खरोचने से बनाई जाती है ना ड्राइंग, दैट इज़ कार्विंग, और बहुत अच्छे से आपको डेप्थ में ये देखने को मिल जाती थी। नैरेटिव रिलीफ ये भी बताते हैं बहरूत पे कि कैसे जो आर्टिशियंस थे उन्होंने पिक्टोरियल लैंग्वेज को यूज़ किया इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट द स्टोरीज़। यानी कि अब एक पिक्चर के ऊपर आपको पूरी स्टोरी दर्शाई जाएगी। और शो ये भी यह बताता है कि उस टाइम पे जो आर्टिशंस थे वो कितने ज़्यादा स्किल्ड थे। इसके बाद जैसे एग्जाम्पल लिया हुआ है इनमें इस नैरेटिव के लिए, जैसे क्वीन महादेवी, बुद्धा की जो मदर थी, जब बुद्धा जी उनके वोम में थे तो उनको सपना आता है कि उनके साइड में जैसे एक हाथी सोया हुआ है, ठीक है। तो वही चीज़ ये देखो, अब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी उसकी दे दी। ये देखो इस इमेज के अंदर ये महादेवी जी सोई हुई हैं, यहाँ पे हाथी दिखाया हुआ है, ठीक है। वाइट एलिफेंट का उनको सपना आया था। सो क्वीन जो है उसको रिक्लाइनिंग मोशन में दिखाया है, इसे देखो कैसे सोए हुए हैं ये, दैट पोस्चर इज रिक्लाइनिंग ऑन द बेड, वेयर एज जो एलिफेंट हैं वो टॉप हेडिंग टुवर्ड द वोम ऑफ क्वीन महादेवी, मतलब क्वीन महादेवी की तरफ को मुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ देखोगे तो डिपिक्शन दिखाई गई है जातक स्टोरी की। जातक स्टोरी में आप देखोगे बुद्धा से रिलेटेड बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बचपन की स्टोरीज होती हैं। इस इमेज में देखो एनिमल्स भी दिखेंगे, प्लांट्स भी दिखेंगे, कोई इनको हंट कर रहा है, वो सारी चीज़ें दिखेंगी। तो ये जातक स्टोरी है, ठीक है। अब बहुत सारे इवेंट्स को इकट्ठे क्लब कर दिया जाता था और उनको ड्रॉ कर दिया जाता था। अब ये डिपिक्शन दिखाई गई है रूरू जातक की। जातक की भी बड़ी सारी फॉर्म है, तो यहाँ पे रूरू जातक का एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, जहाँ पे जो बोधिसत्व डियर है वो मैन को रेस्क्यू कर रहा है ऑन हिज बैक। ये देखो इस इमेज की बात कर रहे हैं आगे, तो ये रूरू जातक से पिक करी गई है। और एक और इवेंट दिखाया गया है इन द सेम पिक्चर, जहाँ पे जो किंग है वो अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं और एक एरो मारने वाले हैं डियर को। तो दो इवेंट एक साथ यहाँ पे दिखा दिए गए, ठीक है, दोनों के उस फेवर में दिखा दिए गए। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, अब जो डियर है वो दोबारा से रेस्क्यू कर रहा है और जो किंग है वो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड द डियर। इस स्टोरी के अकॉर्डिंग मैन जो है वो प्रॉमिस करता है डियर को कि उसके रेस्क्यू के बाद वो कभी भी उसकी आइडेंटिटी को क्लोज नहीं करेगा टू एनी बडी। बट व्हेन जब किंग प्रोक्लेम करता है रिवॉर्ड को फॉर डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द डियर, वो हॉस्टाइल हो जाता है और किंग को सेम जंगल में ले जाता है जहाँ पे उसने डियर को देखा था। तो ऐसी जातक स्टोरीज़ जो हैं वो स्तूप डेकोरेशन के भी पार्ट बनते हैं। अगर आपको 3rd चैप्टर याद हो तो हमने देखा था वहाँ पे स्तूप का स्ट्रक्चर और बोला था कि प्रदक्षिणा पथ
चारों डायरेक्शन में एक तोरण होती थी इस तरह से। इन तोरण के ऊपर ना आप देखोगे अगर तो बहुत ब्यूटीफुल कार्विंग्स करी गई होती थी और इनके ऊपर जातक स्टोरीज़ को बनाया जाता था। एलिफेंट्स मिलेंगे आपको, और भी एनिमल्स मिल जाएंगे, प्लांट्स मिल जाएंगे, बुद्धा की इमेजेस बनेंगी, तो इन तोरण्स के ऊपर वो चीज़ें बना दी जाती थी। ठीक है, अब जैसे जैसे स्तूप का कंस्ट्रक्शन इंक्रीज़ होता गया इन वेरियस कंट्रीज़, हमने देखा था स्तूप को कैसे कैसे डिफरेंट नाम से जाना जाता है इन डिफरेंट कंट्रीज़। गाबा देखा था, कैंडी देखा था, फगोड़ा देखा था। ठीक है, तो अब देखोगे आपकी जो रीजनल स्टाइल था वो भी चेंज होने लगेगा। एक जगह से दूसरी जगह पे जो स्तूप की फॉर्मेशन होगी वो भी डिफरेंट हो जाएगी। इसमें जो एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे वो क्या रहेंगे कि जितने भी मेल इमेजेस हैं ऑफ फर्स्ट सेकेंड सेंचुरी BCE इज़ नॉटेड हेड गियर। नॉटेड हेड गियर उनके पास लगा ही होगा। ठीक है, हर एक जो कॉमन चीज़ रहेगी, तो जो मेल होंगे उनके ऊपर नॉटेड हेड गियर देखने को मिलेगा ही। बहुत सारे स्कल्पचर्स में ये चीज़ कंसिस्टेंट रहेगी, और कुछ जो स्कल्पचर्स होंगे बहरूत में वो इंडियन म्यूज़ियम में भी रखे गए हैं, विच इज़ लोकेटेड इन कोलकाता। अब सांची के बारे में बात करेंगे, लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। तो जो नेक्स्ट फेज़ था स्कल्पचर डेवलपमेंट ऑफ सांची स्तूप 1 का, वो था मथुरा के अंदर। ठीक है, वैसे मध्य प्रदेश में मिलेगा पहला आपको, दूसरा चला मथुरा के अंदर, और एक और आएगा दैट इज़ वेंगी में। वेंगी इज़ इन आंध्र प्रदेश, गंतूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इनमें भी स्टाइलिस्टिक प्रोग्रेशन काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। जो स्तूप 1 है ना सांची में, वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पे अपर एज वेल एज लोअर प्रदक्षिणा पथ भी था। प्रदक्षिणा पथ जो था उस जिसके ऊपर वो रास्ता सा बना होता था और लोग अपनी परिक्रमा पूरी करते थे, मतलब गॉड के अराउंड घूमना, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग हैपन हियर। तो जो प्रदक्षिणा पथ थी वो अपर भी थी और लोअर भी थी, अगर हम बात करें सांची वाले स्तूप की, स्तूप नंबर 1 की। और ब्यूटीफुली डेकोरेटेड तोरन्स हैं, और डिफरेंट इवेंट ऑफ बुद्धा ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे एक तोरण रिप्रेजेंट कर देगा जब उन्होंने निर्वाणा गेन करा था। ठीक है, जब वो मुक्त हो गए थे इस लाइफ और डेथ की साइकिल से। सो वेस्ट डायरेक्शन में जो तोरण था उस पर ये चीज़ रिप्रेजेंट करी गई थी, ईस्ट डायरेक्शन में उनका बर्थ रिप्रेजेंट करा गया था। ठीक है, वैसे ही जब उन्होंने अपना फर्स्ट सेरेमन दिया था तो वो साउथ डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया था। तो डिफरेंट चीज़ें दिखाई गई। उसके बाद जातक्स भी प्रेजेंट थे तोरन्स के ऊपर, आप देखोगे। और जो यहाँ पे फिगर्स थी दे वर फिलिंग अप द एंटायर स्पेस, थोड़ी भी जगह नहीं छोड़ी जाएगी, अब सारा का सारा जो स्पेस है उसको पूरा कवर कर दिया जाएगा। और जो डिपिक्शन थी पोस्चर की वो नेचुरलिस्टिक होती गई, क्योंकि अब जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल दिखती थी और कोई स्टिफनेस वहाँ पे बॉडी में नहीं रहती है। और जो हेड्स थे दे हैड कंसिडरेबल प्रोजेक्शन इन द पिक्चर स्पेस। ये देखो, ये दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ, हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया है। ये देखो छतरी है, छतरी में 3 प्लेट्स लगी थी ना, और इनका मतलब होता था बुद्धा, धम्मा, संघा। बीच में हमने एक लाइन के बारे में भी पढ़ा था जिसको बोला था यष्टि। यष्टि का मतलब होता है फ्लो ऑफ एनर्जी। हर्मिका, जहाँ पे स्तूप के जहाँ पे एक्चुअल में रेलिक्स रखे जाते थे, जो अवशेष थे बुद्धा जी की बॉडी के, उनको रखा जाता था। साइड में ये वेदिका भी हमने पढ़ी थी। वेदिका का मतलब था रेलिंग। ये आगे प्रदक्षिणा पथ थी जिसके ऊपर लोग वॉक करके परिक्रमा लेते हैं। ठीक है, ये देखो तोरण 1 2 3 4 हर डायरेक्शन में एक तोरण बना हुआ है। अंडा, ये जो डोम शेप थी। मेधी, जो ब्रॉड वाला पार्ट था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए रिलेटेड टू द स्तूप की, स्तूप का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है जो कि आपको सांची में मिलेगा, स्तूप नंबर 1। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि जो नरेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा इलेबोरेटेड मिलेगी। ये देखो कितनी डिटेलिंग आपको मिलेगी। एक ही मेज के अंदर आपको एलिफेंट भी दिख रहा है, उसको उसके ऊपर जो बैठा हुआ है वो भी दिख रहा है। साइड में ड्राइंग्स भी मिल रही हैं आपको। तो एक जो नरेशन होगी बहुत ज़्यादा इलेबोरेटेड मिलेगी। जो कार्विंग टेक्निक थी अब वो बहुत ज़्यादा एडवांस मिलेगी आपको रादर देन बहरूद। बहरूद में हमने क्या देखा था, मेन कैरेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया और जो खाली जगह बची थोड़ी बहुत उसमें पत्ते पुत्ते बना दिए। पर अब जो डिटेलिंग मिलेगी वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। सांची स्तूप नंबर 1 में अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा इलेबोरेशन हो चुकी है। यहाँ पे जैसे ड्रीम एपिसोड दिखा दिया। ठीक है, वो वाला जो था ऑल दो सिंपल रहता है, जहाँ पे क्वीन और एलिफेंट को दिखाया गया है। और इसके बाद जब सीज हुआ था कुशीनारा का, बुद्धा की विजिट कापिल वास्तु में, और विजिट ऑफ अशोका टू द रामग्राम स्तूप, क्योंकि अशोका ने बहुत ज़्यादा फोकस किया था स्तूप फॉर्मेशन के ऊपर, वो विजिट भी करते हैं इन डिफरेंट प्लेसेस जो कि इंपॉर्टेंट थे रिलेटेड टू बुद्धा जी, तो उनके भी विजिट दिखाए गए हैं थ्रू द स्कल्पचर्स। ठीक है, बट जो इमेजेस थी वो सेम क्वालिटी बियर कर रही थी, बट जो डिपिक्शन थी वो थोड़ी सी डिफरेंट आपको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद मथुरा, सारनाथ और गंधारा स्कूल्स के बारे में बात करते हैं। 1st सेंचुरी CE ऑनवर्ड आप देखोगे कि जो गंधारा, जो कि आज पाकिस्तान में है, मथुरा ये अपने इंडिया के नॉर्थ वाले हिस्से में आ जाएगा, वेंगी आंध्र प्रदेश में, ये इंपॉर्टेंट सेंटर इमर्ज होके आते हैं। तो स्कूल का मतलब है यहाँ पे स्टाइल, कि डिफरेंट स्टाइल्स आप यहाँ पे देखोगे
जैसे अगर बात करें कि एग्जाम्पल के लिए, जस्ट एन एग्जाम्पल, गंधारा के अंदर आपको सिर्फ बुद्धिज़्म के ही स्कल्पचर्स वगैरह मिलेंगे। वहीं पे आप मथुरा में देखोगे ना तो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुइज़्म सभी के ही मिल जाएंगे। वन बाय वन देखते हैं बाकी। तो जो अब बुद्धा थे ना, उनको सिंबॉलिक फॉर्म में भी दिखाया गया, और पहले सिंबॉलिक फॉर्म में दिखा रहे थे जब तक जातक चल रही थी, बट ह्यूमन फॉर्म दे दी जाती है इन मथुरा एंड गंधारा। अब ह्यूमन फॉर्म में भी दिखाए जाने लगे। जो स्कल्पचरल ट्रेडिशन था गंधारा के अंदर, वो कैसे बन के आया, तो ये जो बैक्ट्रिया हो गया, पार्थिया, अपने वेस्टर्न साइड चलते जाएंगे तो वहाँ पे आएंगे ये सारे बैक्ट्रिया, पार्थिया, लोकल गंधारा ट्रेडिशन। यहाँ पे फोकस करा गया कि अब बुद्धा जी की हम क्या करेंगे, ह्यूमन फॉर्म बनाएंगे। पहले जातक के साथ बना रहे थे ना, अब सिर्फ बुद्धा जी के ऊपर फोकस होगा कि कैसे उनके बाल बनेंगे, कैसा उनका फेशियल स्ट्रक्चर रहेगा, टॉर्सो, वो एंड ऑल सारी चीज़ें अब यहाँ पे फोकस करी जाने लगी। सिंबल पे ज़्यादा फोकस ना हो कि अब ह्यूमन फॉर्म पे आप देखोगे कि फोकस होता जाएगा। वहीं पे जो लोकल स्कल्पचर ट्रेडिशन था मथुरा के अंदर, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि जो ट्रेडिशन है वो अदर, जो नॉर्थ इंडिया के अदर पार्ट्स थे वहाँ पे भी स्प्रेड करेगा। बेस्ट एग्जाम्पल दिया गया है इस रिगार्ड में, स्तूप स्कल्पचर फाउंड एट संघोल इन पंजाब। ये देखो पंजाब के अंदर एक जगह है दैट इज संघोल, वहाँ पे भी एक स्तूप स्कल्पचर मिलता है। किससे इन्फ्लुएंस हुआ था, तो मथुरा स्कूल से हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, संघोल इन पंजाब। यहाँ पे उसके बाद आप देखोगे कि जो बुद्धा इमेज है मथुरा के अंदर, उनको मॉडल करा गया ऑन द लाइंस ऑफ अर्लियर यक्षा इमेजेस, वेयर एज इन गंधारा इसमें हेलेनिस्टिक फीचर्स मिलेंगे। हेलेनिस्टिक का मतलब है ग्रीक फीचर्स मिलेंगे, ठीक है। जबकि मथुरा के अंदर हमने देखा यक्षा यक्षिणी जो थे ना, उनसे थोड़ी सी मोटिवेशन लेके हमने ड्रॉ करना शुरू करा मथुरा स्कूल के अंदर। जबकि गंधारा के अंदर आप देखोगे हेलेनिस्टिक फीचर, यानी कि ग्रीक से वो थोड़ा सा अपना आइडिया जोड़ने लगे। अर्ली जैन तीर्थंकार की जो इमेजेस थी और पोर्ट्रेट थे किंग्स वगैरह के, स्पेशली द हेडलेस कनिष्का, वो भी यहीं पे मिलता है फ्रॉम मथुरा। तो जब आप देखोगे ना, प्रॉपर ट्यूनिक पहना हुआ है, वो फ्रॉक्स ही नहीं होती थी पहनते थे राजा लोग, क्योंकि घुड़सवारी करनी होती थी, तो वैसी चीज़ें, शूज़ पहने होते थे प्रॉपर। हेडलेस इमेज आपको मिलती है यहाँ पे कनिष्का की। उसके बाद वैष्णव, इमेजेस ऑफ वैष्णव मिलती है, मेनली विष्णु और उनकी अदर इनकारनेशंस। शिवा की फॉर्म्स मिलेंगी, स्पेशली उनके लिंगास और मुखा लिंगास, क्योंकि जो अब मथुरा के लोग थे उनका जो ज़्यादा फेथ था दैट वाज इन द ब्राह्मणिकल सेक्ट इंस्टेड ऑफ द बुद्धा। बट येस, बुद्धिस्ट इमेजेस भी यहाँ पे बहुत सारे नंबर में मिलती हैं। तो मतलब कारीगरी पे फोकस था, आर्टिसंस का फोकस था मेनली टू मेक अ स्कल्पचर। पर ज़्यादातर आप देखोगे कि शिव और वैष्णव पे ज़्यादा फोकस है मथुरा वाले एरिया में, और इवन बुद्धा की भी है, लार्ज नंबर में है। तो यहाँ पे आप देख लो तीनों धर्मों का मिल गया, बुद्धिज़्म भी, जैनिज़्म भी और ब्राह्मणिज़्म भी। वहाँ पे हमने गंधार में नहीं पढ़ा ना कुछ भी, ना विष्णु के बारे में ना शिवा के बारे में। गंधार में सिर्फ फोकस था बुद्धा के बारे में, और ग्रीक स्टाइल उन्होंने अडॉप्ट किया। अब जो इमेजेस हैं विष्णु और शिवा की, वो उनके अयोध्याज यानी कि वेपन्स के साथ दिखाई गई हैं। और काविंग के अंदर आप काफ़ी बोल्डनेस देखोगे इन लार्ज इमेजेस के अंदर। फेसेस जो होंगे वो राउंड होंगे, स्माइलिंग होंगे, हैवीनेस होगी उनके स्कल्पचरल वॉल्यूम के अंदर, और फ्लैश यानी ऐसे तोंद वगैरह दिखाई जाएगी थोड़ी सी, वो पहले दिखाई जा रही थी, अभी आप देखोगे कि ये चीज़ें रिड्यूस कर जाएंगी। जो गारमेंट होंगे बॉडी के ऊपर वो पूरी तरह से अब विजिबल होंगे, और कैसे लेफ़्ट शोल्डर को कवर करके रखा है वो सारी चीज़ें अब प्रॉपरली दिखाई देंगी। जो इमेजेस हैं बुद्धा की, यक्षा की, यक्षिणीज़ की, शैवाइट, वैष्णवाइट, दैतीस एंड पोर्ट्रेट स्टेच्यूज़ हैं जो, उनको प्रोफ्यूजली स्कल्प्ट किया जाएगा। 2nd सेंचुरी CE में हम देखते हैं कि जो इमेजेस हैं मथुरा की वो सेंशुअल हो जाएंगी, अब इरोटिक दिखने लगेंगी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएंगी। दे बिकम फ्लैशियर, और पेट वगैरह काफ़ी फ्लैशियर दिखाया जाएगा, ठीक है, ऐसे हट्टे कट्टे टाइप के दिखाई जाएंगे। जो ट्रेंड था 4th सेंचुरी CE तक कंटिन्यू रहता है, बट बाद में थोड़ा सा चेंज आता है। मैसिवनेस और जो फ्लैशीनेस थी उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। अब जो फ्लैश था वो टाइटन हो जाता है, मतलब मस्कुलर नेचर थोड़ा सा दिखाया जाएगा। वॉल्यूम ऑफ ड्रेपरी ऑल्सो गेट रिड्यूस। ड्रेपरी मतलब जो क्लोथिंग वगैरह उनके ऊपर दिखाई जा रही थी वो भी कम दिखा दी जाएगी, और जो ड्रेपरी होगी वो सिर्फ स्कल्पचरल मासेस के ऊपर होगी। ट्रांसपेरेंट क्वालिटी के रोब्स अब चलेंगे बुद्धा इमेजेस के अंदर। हम देखेंगे कि जो रोब वगैरह ओढ़े होंगे उन्होंने वो प्रॉपर कैसे होंगे, ट्रांसपेरेंट दिखाए जाएंगे। इस पीरियड में 2 इंपॉर्टेंट स्कूल्स आते हैं स्कल्पचर के नॉर्थ इंडिया के अंदर, वो काफ़ी वर्थ नोटिंग है। ट्रेडिशनल सेंटर मथुरा था जो कि मेन सेंटर रहता है फॉर द आर्ट प्रोडक्शन साइड, वेयर एज जो 2 और आते हैं वो हैं सारनाथ और कोसंबी। इंपॉर्टेंट है सारनाथ और कोसंबी। तो ये 2 और ऑल्टरनेट जो सेंटर्स थे, ट्रेडिशनल सेंटर्स थे, वो इमर्ज होके आते हैं। जो बुद्धा की इमेजेस आप देखोगे सारनाथ के अंदर, उनमें प्लेन ट्रांसपेरेंट क्लोथिंग रहेगी,
जो कि दोनों शोल्डर को कवर करेगी, और एक पीछे हैलो होगा। आप देखते हो ना इमेजेस के अंदर गॉड वगैरह रिप्रेजेंट करे जाते हैं और उनके पीछे ना एक येलो कलर की लाइट दर्शाई जाती है। वो जो येलो कलर की लाइट होती है दैट इज़ बेसिकली नोन एज द हैलो। ठीक है, आगे इमेज होगी अगर तो मैं दिखा देती हूँ। हाँ, ये देखो पीछे दिखाई गई है ना, दिस इज़ द हैलो। तो अब हैलो प्रिडिक्शन चलने लगी और बोला ना कि दोनों शोल्डर कवर हैं। ये देखो रॉब इनकी ड्रेपरी देखो कि दोनों शोल्डर यहाँ पे अब कवर करे गए हैं। तो सारनाथ के बारे में ये बात करी गई। जबकि आप मथुरा के बुद्धा को देखोगे तो इमेज की जो डिपिक्शन है अभी भी वैसी ही है। जो ड्रेपरी है वो क्या करेगी, फोल्ड ऑफ ड्रेपरी जो होगा बुद्धा इमेजेस का, हैलो भी होगा पीछे, डेकोरेटेड होगा। एंड काफ़ी सारे म्यूजियम हैं वहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो इन चीज़ों को एट मथुरा, सारनाथ, वाराणसी, न्यू दिल्ली, चेन्नई, अमरावती एट्सेट्रा टू स्टडी द फीचर ऑफ वेरियस कल्चर। ये देखो साइड में ये बोधिसत्व है, गंधार के अंदर दिखाया गया है, जहाँ पे सिर्फ लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से ड्रेपरी रखी गई। जबकि आप सारनाथ के अंदर अगर देखोगे मेडिटेटिंग बुद्धा दिखाए गए हैं 3rd 4th सेंचुरी के अंदर। तो अब डिटेलिंग आ गई गंधार स्कूल के अंदर भी। उसके बाद आप देखोगे अमंग इम्पॉर्टेंट स्तूप साइट्स आउटसाइड द गेंगेटिक वैल्यू, देवनी मोरी इन गुजरात। Subsequent centuries, sculpture had little variation while slender images with transparent drapery remained a dominant aesthetic sensibility. बट जो ड्रेपरी थी उसको ट्रांसपेरेंट ही दिखाया जा रहा था। अब बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स देखोगे अगर साउथ इंडिया के अंदर, तो सबसे पहले वेंगी की बात करते हैं, गंतूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। बहुत सारी स्तूप साइट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि जग्यापेटा, अमरावती, भट्टीप्रोलू, नागार्जुना कोंडा, गोली एट्सेट्रा। पहली बात तो जगह ही इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे कौन कौन सी साइट्स के ऊपर यहाँ पे बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स स्तूप स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो जग्यापेटा, अमरावती, भट्टीप्रोलू, नागार्जुनी कोंडा, गोली एट्सेट्रा। अमरावती जो थी वो महाचैत्य, वहाँ पे एक महाचैत्य था। महाचैत्य, चैत्य का मतलब अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में हमने चैत्य का मतलब पढ़ा था, यानी कि वर्शिप हॉल की बात चल रही है। ठीक है, वर्शिप हॉल एंड विहारास हुआ करते थे जहाँ पे रेस्ट किया जाता था। तो महाचैत्य था एक अमरावती के अंदर, और बहुत सारे स्कल्पचर्स थे जिनको अब प्रिजर्व कर दिया गया है चेन्नई म्यूजियम के अंदर। अमरावती साइट म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम नियर दिल्ली एंड द ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। अब सांची स्तूप की तरह ही अमरावती स्तूप अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी आपको एक सर्कम्बुलेटरी पाथवे दिखेगा, यानी कि प्रदक्षिणा पथ दिखेगा, जिसके साइड में आपको वेदिका भी दिख जाएगी। वेदिका का मतलब था रेलिंग, ठीक है, जिनके ऊपर फिर नैरेटिव मिलेंगे, यानी कि स्टोरीज वगैरह डिपिक्ट होंगी। अब डोमिकल स्तूप स्ट्रक्चर देखोगे अगर तो उनको कवर किया गया था विद सर्टेन यूनिक फीचर्स। अब जो तोरण है ना अमरावती स्तूप के, वो डिसअपियर हो चुके हैं। ठीक है, जबकि सांची स्तूप में तोरण तो थे, चारों डायरेक्शन में थे, पर अमरावती साइड पे आप देखोगे, अमरावती स्तूप्स में आप देखोगे कि जो तोरन्स हैं वो अब डिसअपियर हो चुके हैं ओवर अ टाइम। जो इवेंट हैं लाइफ ऑफ बुद्धा के एंड जातक स्टोरीज़ के, उनको डिपिक्ट किया जाता है। दो अमरावती स्तूप जो हैं, देयर इज़ एविडेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन द 3rd century BCE, और इसको बेस्ट डेवलप किया गया इन 1st and the 2nd century CE। लाइक सांची, अर्ली फेज जो है उसमें आप देखोगे कि जो बुद्धा की इमेजेस हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है दैन दैट ऑफ द लेटर फेज। 2nd और 3rd में आप देखोगे कि जो बुद्धा इमेजेस हैं उनको कार्विंग करी गई है ड्रम स्लैब्स के ऊपर, एक प्लेस पे या फिर और सारे प्लेस पे, और इंटीरियर स्पेस जो है कॉम्पोजिशन का उसको क्रिएट किया गया बाय डिफरेंट पॉस्चर ऑफ द फिगर, जैसे कि सेमी बैक प्रोफाइल, फ्रंटल, सेमी फ्रंटल, साइड। यू कैन एनालाइज दीज पिक्चर गिवन बिलो। अब जो स्कल्पचर फॉर्म थी इस एरिया के अंदर उसको इंटेंस इमोशंस के साथ दिखाया गया, और जो फिगर्स हैं वो अब सिलेंड्रिकल हो चुकी हैं। लॉट ऑफ मूवमेंट उनके अंदर दिखाई दे रही है। ये देखो कितनी ज़्यादा मूवमेंट है। ये देखो सेमी बैक के एरिया दिखाया गया है, किसी का पूरा बैक दिखाया गया है, किसी का फ्रंटल पार्ट ही दिखाया गया है, सो एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे दिखेंगी। मतलब अब आप त्रिभंगा पोजीशन भी नोटिस करोगे लाइक दिस। त्रिभंगा उड़ीसी डांस स्टाइल जो होता है उसमें ये देखने को मिलता है। त्रिभंगा, थ्री बैंड्स होते हैं बॉडी के अंदर, जबकि कॉम्प्लेक्स है देन दैट ऑफ द सांची। लिनियरिटी बिकम्स फ्लेक्सिबल, डायनेमिक मूवमेंट आपको देखने को मिलती हैं, और जिससे ये पता चलता है कि अब जो इमेजेस हैं वो स्टैटिक नहीं दिखाई जा रही है, ऐसे दिखाया जा रहा है कि सारी चीज़ें मूवमेंट में हैं। ठीक है, ये देखो कार्विंग करी गई है अमरावती के स्तूप पे, आउटर वॉल पे, और ये जो स्तूपा ड्रम स्लैब है अमरावती के अंदर, ये 2nd century CE के आसपास बनाया गया।
अब जो ये आइडिया था ऑफ क्रिएटिंग 3 डायमेंशनल स्पेस इन द रिलीफ स्ट्रक्चर स्कल्पचर इज डिवाइस्ड बाय यूजिंग प्रोनाउंस्ड वॉल्यूम एंगुलर बॉडीज एंड कॉम्प्लेक्स ओवरलैपिंग। हाउएवर जो एब्सोल्यूट अटेंशन थी वो अभी भी क्लैरिटी ऑफ फॉर्म डिस्पाइट इट्स साइज एंड रोल इन द नैरेटिव पे ही दी गई। नैरेटिव का मतलब अभी भी स्टोरीज के ऊपर ही दी जा रही थी। नैरेटिव जो थी वो उनको डिपिक्ट किया जाता था, ईजिली किया जा सकता है ईजिली फ्रॉम द पिक्चर्स। एंड बुद्धा की अगेन जातक स्टोरीज़ वगैरह की लाइफ जो इवेंट्स हैं उनको यहाँ पे ड्रॉ किया जाता है। बहुत सारे जातक सीन्स हैं जिनका भी पता भी नहीं है कि क्या चीज़ यहाँ पे दर्शाई गई है, कम्प्लीटली आइडेंटिफाइबल नहीं है। और जो डिपिक्शन है बर्थ इवेंट की, Queen is shown reclining on a bed surrounding by a female attendant and a small sized elephant is carved on the upper frame of the composition showing the dream of Queen महादेवी। ये दोबारा से आगे स्टोरी, ये हमें पता है ना कि क्वीन महादेवी को सपना आया था नॉल, तो वो तो अभी भी दिखाया जा रहा है। अदर रिलीफ में आप देखोगे 4 इवेंट्स दिखाए हैं रिलेटेड टू द बर्थ ऑफ बुद्धा। बुद्धा के बर्थ से 4 रिलेटेड इवेंट्स भी दिखाए गए हैं इन नैरेटिव्स के अंदर, इन स्टोरीज़ के अंदर। एनिमेटेड मूवमेंट आप देखोगे फिगर्स के अंदर कि अब रिड्यूस होने लग जाएंगी, जैसे कि नागार्जुनी कोंडा और गोली बोथ आर लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। इवन विद इन द रिलेटिवली लो रिलीफ वॉल्यूम देन इन द अमरावती स्कल्पचर, आर्टिस्ट जो है नागार्जुनी कोंडा और गोली में दे मैनेज टू क्रिएट द इफेक्ट ऑफ प्रोट्रूडिंग सर्फेसिस ऑफ द बॉडी विच इज़ सजेस्टिव इन नेचर एंड लुक वेरी इंटीग्रल। ठीक है, इंडिपेंडेंट बुद्धा इमेजेस आपको मिलेंगी अमरावती में, नागार्जुनी कोंडा, गुंटापेले में, तीनों ही लोकेशन आंध्र प्रदेश में हैं। गुंटापेले अगर देखोगे वहाँ पे आपको रॉक कट केव साइट मिल जाएगी एलुरू के पास में। ठीक है, और स्मॉल एप्साइडल, एप्साइडल का मतलब होता है पहले या तो रेक्टेंगुलर था, ठीक है, या फिर कोई चीज़ सर्कुलर ही थी, बाद में उसको क्या किया गया, दोनों ये पिक्चर्स ऐड कर दी गई और इस तरह से बना दिया गया। ठीक है, एप्साइडल उसको बोल देते हैं। एंड सर्कुलर चैत्य हॉल्स मिलते थे, तो इस पे फिर प्रदक्षिणा पथ होती थी और अंदर ये ऐसे सर्कुलर हॉल बना दिए जाते थे। उसके बाद बोला गया कि दे वर एक्सकेवेटेड इन द 2nd सेंचुरी BCE। इंपॉर्टेंट साइट मिलती है जहाँ पे रॉक कट स्तूप्स मिलते हैं हमें, और अन्ना कापेले विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के पास में यहाँ पे मिल जाते हैं। कर्नाटका के अंदर जाओगे तो सन्नति इन गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इज़ लार्जेस्ट स्तूप साइट एक्सकवेटेड सो फॉर। सो सबसे बड़ी अगर स्तूप साइट देखी जाए तो वो कर्नाटका के अंदर है, सन्नाति गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि लार्जेस्ट स्तूप साइट एक्सकवेटेड है अभी तक। और इसमें जो स्तूप हैं दे आर लाइक द वन अमरावती डेकोरेटेड विद द स्कल्पचरल रिलीफ। ये देखो, यू कैन एनालाइज कितनी ज़्यादा मूवमेंट आपको देखने को मिल रही है, और ये नागार्जुनी कोंडा के अंदर दिखाई गई है। ठीक है, उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन थी बहुत सारे स्तूप्स की, दैट वॉज नॉट डन मीन दैट देयर वॉज नो स्ट्रक्चर टेम्पल और विहार और चैत्य। कई जगह पे अनडन भी रहेगी, चीज़ें पूरी तरह से बनी भी नहीं थी, बिकॉज ना तो उसमें टेम्पल था, ना ही कोई रेस्टिंग रूम था, ना ही कोई चैत्य थे, यानी कि वर्शिप हॉल थे। कैसे पता चला? क्योंकि कुछ एविडेंसेस मिले पर कोई स्ट्रक्चर्ड चैत्य या विहार वहाँ पे सर्वाइव नहीं हुए थे। एमंग द इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर विहार्स mention may be made up of the सांची एप्साइडल चैत्य स्ट्रक्चर दैट इज़ टेम्पल नंबर 18, जो कि काफ़ी सिंपल है। श्राइन टेम्पल वहाँ पे देखोगे अगर आप तो फ्रंट पिलर्स मिल जाएंगे, हॉल मिल जाएगा बैक में। सिमिलरली स्ट्रक्चर टेम्पल जो है गुंटापेले के अंदर विच इज़ इन आंध्र प्रदेश, वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो आप। अलॉन्ग विद द इमेजेस ऑफ बुद्धा अदर बुद्धिस्ट इमेजेस ऑफ बोधिसत्व, जैसे कि अवलोकितेश्वर, अमिताभ जिनको बोलते हैं अमिताभ, सेल्फ बॉर्न बुद्धा जिसका ऐसे मतलब हो जाता है, पद्मपनी जिसमें उन्होंने एक हाथ में क्या उठाए रखा है, अच्छा अवलोकितेश्वर यहाँ पे, अच्छा आगे था अमिताभ लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा आता है पद्मपनी जिसमें बुद्धा जी ने अपने राइट हैंड में कमल होल्ड करके रखा है। वज्रपानी जिसमें उन्होंने अपने हाथ में एक थंडर बोल्ट होल्ड करके रखा है। मैत्रेय फ्यूचर बुद्धा की रिप्रेजेंटेशन करी जाएगी। हाउएवर जैसे जैसे वज्रयान बुद्धिज़्म राइज करता है तो बहुत सारे बोधिसत्व इमेजेस ऐड कर दिए जाते हैं, और जो क्वालिटीज़ थी बुद्धा जी के, जो वर्चूज़ थे, उनको रिप्रेजेंट किया जाने लगा इन द बुद्धिस्ट रिलीजियस प्रिंसिपल फॉर द वेलफेयर ऑफ मासेस। अब वेस्टर्न इंडिया के अंदर आप देखोगे कि केव ट्रेडिशन चलता है। अगर 2nd सेंचुरी BC के आसपास जाएं तो एक्सकवेशन हम देखते हैं कि इस टाइम पीरियड में हमें मिलेगी। 3 स्ट्रक्चरल टाइप्स हुआ करते थे। एक था एप्साइडल वॉल्ट रूफ, ठीक है, जैसे कि अजंता आ गई, पिटलखोर आ गई, भजा आ गई। वॉल्ट इस तरह से आ जाएगा, डोम शेप, इस पर रिब लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। दूसरा आता है एप्साइडल वॉल्ट रूफ पिलरलेस हॉल। अब यहाँ पे आपको सेम मिलेगा, ठीक है, वॉल्ट रूफ ही मिलेगा, डोम शेप ही मिलेगा, पर उसमें पिलर नहीं थे लगे हुए, जैसे कि थाना नदसूर इन महाराष्ट्र।
एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। पहला है एप्साइडल वॉल्ट रूफ चैत्य हॉल, जो कि अजंता में मिलेगा आपको, पिटलखोरा, भजा इनमें मिल जाएगा। दूसरा है एप्साइडल वॉल्ट रूफ पिलरलेस हॉल, जो कि थाना नत्सूर इन महाराष्ट्र में मिल जाएगा। फ्लैट रूफ्ड क्वाड्रेंगुलर हॉल, क्वाड्रेंगुलर हॉल मिलेगा, सर्कुलर चैम्बर रहेगा इसके अंदर एक, और बैक साइड में कहाँ पे मिलेगा, तो कोंडीवाइट महाराष्ट्र के अंदर है। जो फ्रंट होगा ना इसमें चैत्य हॉल का, वर्शिप हॉल का, वो डोमिनेटेड होगा बाय द मोटिफ ऑफ अ सेमी सर्कुलर चैत्य आर्क with an open front which has a wooden facade, and in some cases there is no dominating chaitya arc window such as found at the Kondivite महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पे डोमिनेशन नहीं मिलेगी आपको चैत्य के अंदर जैसे कि कॉन्डिवाइट में मिलती है। अभी एग्जाम्पल देखो, पहले ये कन्हेरी केव्स दिखाई गई हैं, अनफिनिश्ड वर्क है, स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है, अंदर जाके फिर कम हो जाता है। ये कार्ले केव्स हैं, अगेन महाराष्ट्र के अंदर चैत्य हॉल मिलता है यहाँ पे, विद द स्टोन स्क्रीन वॉल्स एज अ फसाड, ये तो हमने देख लिया। और कहाँ कहाँ पे मिलती है, तो बेटसा के अंदर, नासिक, कार्ला एंड कन्हेरी सभी जगह पे मिलेगी, जहाँ पे चैत्य के ऊपर ज़्यादा डोमिनेशन नहीं दिया जाएगा। बहुत सारी केव साइट्स मिलती हैं जिनमें स्टैंडर्ड फर्स्ट टाइप ऑफ चैत्य हॉल्स दिखते हैं, और कार्ला के अंदर देखें तो बिगेस्ट रॉक कट चैत्य हॉल मिलता है। और जो केव थी दैट कंसिस्ट ऑफ एन ओपन कोर्टयार्ड विद 2 पिलर्स, 2 पिलर्स मिलेंगे जहाँ पे स्टोन स्क्रीन वॉल बनाई जाएगी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन, ताकि बारिश का पानी अंदर ना आ सके। वरांडा बना दिया जाएगा, स्टोन स्क्रीन वॉल बना दी जाएगी फ्रंट के अंदर, फिसाड का मतलब है बिल्कुल फ्रंट में। एप्साइडल वॉल्ट रूफ चैत्य हॉल मिलेंगे जहाँ पे पिलर्स लगे होंगे, ऊपर पिलर लेस देखा ना, यहाँ पे पिलर लगे हैं, एंड स्तूप एट द बैक। काले चैत्य हॉल देखोगे तो उसको डेकोरेट किया गया है ह्यूमन और एनिमल फिगर्स के साथ। ठीक है, काफ़ी हैवी है एग्जीक्यूशन में, और जो स्पेस है वो पिक्चर से भरा हुआ है। फर्दर इलेबोरेशन देखोगे अगर काले चैत्य के अंदर, तो जो हॉल प्लान है वो ऑब्जर्व किया जाता है कन्हेरी केव नंबर 3 के अंदर। दो जो केव का इंटीरियर था दैट वाज नॉट फुली फिनिश्ड, इट शोज हाउ द कार्विंग प्रोग्रेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। सब्सिक्वेंटली क्वाड्रेंगुलर फ्लैट रूफ्ड वेराइटी आपको मिलेगी विच बिकेम द मोस्ट प्रेफर्ड डिज़ाइन एंड इज़ एक्सटेंसिवली फाउंड एट मैनी प्लेसेस। विहारास जो हैं वो एक्सकावेट करे गए इन ऑल द केव साइट्स। जो प्लान था विहारास का दैट कंसिस्ट ऑफ अ वरांडा, हॉल एंड सेल्स अराउंड द वॉल ऑफ द हॉल। Some of the important Vihara caves are Ajanta cave number 12, Betsa cave number 11, Nasik cave number 3, 10 and 17. Many of the early Viharas caves are carved with interior decorative motifs, जैसे कि चैत्य आर्चेस बना दिए, फ्रंट में ऐसे आर्च बना दी जाएगी, ये देखो, लुक एट दिस इमेज, आर्चेस बना दी जाएगी। ये चैत्य केव नंबर 12 भजा के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप देखोगे कि जैसे फसाड दिखेगा आपको नासिक केव नंबर 3, 10 एंड 17 में, डिस्टिंक्ट अचीवमेंट इसको माना जाता है। विहारा केव जो थी नासिक के अंदर, उनको एक्सकावेट किया जाता है फ्रंट पिलर के साथ, और घटा बेस, घटा कैपिटल ह्यूमन फिगर के साथ रिप्रेजेंट करा जाता है। एक ऐसा विहार हमें और मिलता है जुनार के अंदर, विच इज़ इन महाराष्ट्र। विहार मतलब रेस्टिंग प्लेस की बात हो रही है, और उसको गणेश लेनी बोला जाता है। ठीक है, गणेश लेनी बोला जाता है क्योंकि जो वहाँ पे इमेज है वो गणेश की है, ऑल्दो वो बाद में ऐड करी गई थी, पर उसकी वजह से इसका नाम भी क्या पड़ गया, गणेश लेनी। लेटर आप देखोगे कि स्तूप जो थे वो ऐड करे गए इन द बैक ऑफ द हॉल ऑफ विहार, और ये चैत्य विहार उसको बोल दिया गया। जो स्तूप थे 4th and 5th सेंचुरी CE के, वहाँ पे बुद्धा इमेजेस अटैच करी हुई मिलेंगी, और जो जुनार है दैट इज़ द लार्जेस्ट केव एक्सकावेशन एवर। मोर देन 100 केव्स आप देखोगे अराउंड द हिल्स ऑफ द टाउन, जहाँ पे कन्हेरी आप मुंबई में देखोगे हैज़ 108 एक्सकावेटेड केव्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे साइट्स आएंगी वो आएंगी अजंता, पिटलखोरा, इलोरा, नासिक, भजा, जुनार, कार्ले और कन्हेरी। अजंता, एलोरा एंड कन्हेरी कंटिन्यू टू फ्लरिश। इसमें क्या होता है कि जो अजंता, इन सभी में अजंता, एलोरा और कन्हेरी ये काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करती हैं इफ़ कंपेयर टू द भजा, जुनार एंड कार्ला। अब जो अजंता की क्रोनोलॉजी है ये हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा, इतना तो याद भी नहीं रहेगा। आई जस्ट होप आप रीड भी कर रहे थे साथ साथ में, बिकॉज रीडिंग ही होती है NCERT में, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। और दिस इज़ अजंता हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो अभी के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।